हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी ठीक हो। आज बच्चे हम करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बुक चैप्टर नंबर 1 क्लास 12। फर्स्ट चैप्टर इज इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, हमें इंडिपेंडेंट मिली थी अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश रूल से, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कंडीशन कैसी थी, इस बारे में हम हमारे इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे। राइट, तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हमारी हालत अच्छी थी, बुरी थी, क्यों ख़राब थी, क्यों अच्छी थी, ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी कौन से टाइप की होती है। तो मैं आपको कुछ बेसिक टाइप की इकोनॉमी के बारे में बताना चाहता हूँ पहले। ठीक है, तो इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना। वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज़ बैकवर्ड इकोनॉमी। ठीक है, अगर मैंने बैकवर्ड को नंबर 1 पे लिखा है तो इसका कोई एक रीज़न है, स्टैग्नेंट नंबर 2 पे है तो इसका भी कोई ना कोई रीज़न है। वीडियो के एंड में वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इकोनॉमी हमारे पास बैकवर्ड इकोनॉमी होती है। वो कौन सी इकोनॉमी होती है? इस इकोनॉमी के फीचर्स मैंने यहाँ पे ऐसे लिखे हैं। तो इसका वेरी फर्स्ट फीचर इज़ फार्मिंग एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस इकोनॉमी में जितने भी लोग रहते हैं, इस टाइप की इकोनॉमी में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग फार्मिंग करते हैं। उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है दैट इज़ फार्मिंग। लेकिन उनकी फार्मिंग वो कौन सी होती है? दैट इज़ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। लेकिन उनकी जो एग्रीकल्चर होती है, जो फार्मिंग होती है, दैट इज़ फॉर सेल्फ कंजप्शन ओनली, नॉट फॉर अर्निंग। वो पैसा कमाने के लिए खेती नहीं कर रहे, वो अगर कंजप्शन प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये आ गई कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव। इन लोगों के पास पैसा कमाने का इनकी कोई मतलब कि होता ही नहीं इनको कि हमने ज़्यादा पैसे भी कमाने हैं। इनकी ख्वाहिशें बहुत कम होती हैं, छोटी सोच होती है और ये सिर्फ अपने तक ही अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने तक रखते हैं कि बस हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, बाकी और कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देखो, विलेज में रहने वाले लोग, उनकी नीड्स काफ़ी कम होती हैं, इसलिए उनके पास पैसे भी कम होते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी थोड़ा डाउन होता है कंपैरिजन टू अर्बन पीपल। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया लो लिविंग स्टैंडर्ड। इन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी लो होता है। कैसे लो होता है? मेन टू से ये लोग अपनी बेसिक नीड को भी फुलफिल नहीं कर पाते। नो, बेसिक नीड्स कौन सी होती हैं? जैसे कि इस इकोनॉमी में रहने वाले लोगों के पास ना तो अच्छे से फूड मिल पाता है इनको, ना ही सभी लोगों के पास अच्छे घर होते हैं, ना ही सब लोगों के पास अच्छे कपड़े होते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में बेसिक नीड इनको माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है डिपेंडेंस ऑन अदर। इसका मीनिंग होता है कि डिपेंडेंस ऑन अदर। इस इकोनॉमी में रहने वाले लोग दूसरे लोगों के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पे 2 स्टूडेंट बैठे हैं, इसका भी पेपर है और दूसरे बच्चे का भी पेपर है। फर्स्ट बाय मिस्टर एक्स को सारा पेपर आता है, लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसने एक्स से पेपर देख के करना है। तो वो जो दूसरा बच्चा है वो पहले वाले के ऊपर डिपेंड रहेगा हमेशा। अब पहले वाला पता नहीं उसको पेपर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, दिखा रहा पता नहीं सही है या गलत है, तो दूसरे की कंडीशन हमेशा ख़राब ही रहेगी क्योंकि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऐसे ही इस तरह की इकोनॉमी में रहने वाले लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बारिश के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब कि इनके पास खुद के बिजनेस अच्छे से नहीं होते। हाँ जी, बारिश के ऊपर ये डिपेंड इसलिए रहते हैं क्योंकि ये जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या करते हैं, वो फार्मिंग करते हैं, तो इसीलिए उनको ज़रूरत पड़ती है बारिश की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मीनिंग क्या आएगा कि हम ऐसे बात कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ऐसे सभी लोग वो टोटली ही गरीब होते हैं। ठीक है ना, ऑल पुअर। तो इस तरह की इकोनॉमी में रहने वाले सभी के सभी लोग क्या बन जाते हैं? गरीब हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड टाइप है हमारे पास इकोनॉमी की, दैट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इसका दूसरा नेम है लॉपसाइडेड इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का मतलब क्या हो गया कि आपकी ग्रोथ वहीं के वहीं खड़ी है या बहुत स्लोली चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक बच्चा बैठा, फिर से इसको फीवर हो गया। फर्स्ट डे जो इसको फीवर है वो 103 डिग्री था। अब दूसरे दिन जो इसको बुखार हुआ वो 102.5 हो गया। नेक्स्ट वीक इसका जो बुखार, अब ये मेडिसिन ले रहा है, ठीक है ना, तो जब इसको फर्स्ट डे फीवर था तो इसको फीवर था 103 टेम्परेचर इसका, तो इसने पूरा वीक मेडिसिन खाई। आफ्टर 1 वीक इसका जो फीवर आया 102.5 आया।
उसके 10 दिन बाद 102 आया, फिर इसने और दवाई खाई, और दवा खाने के 1 महीना बाद इसका टेम्परेचर आया 101। तो अब टेम्परेचर कम तो हो रहा है लेकिन बहुत स्लोली हो रहा है, तो ऐसा तो ना होने के ही बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी या लॉपसाइडेड इकोनॉमी। इन इकोनॉमी में क्या होता है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी होती है वो लड़खड़ाते हुए बहुत स्लोली हो रही होती है। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो रही होती है, ठीक है। तो इसका फीचर है इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्लो फॉर लॉन्ग पीरियड। तो जो थर्ड इकोनॉमी है दैट इज डेवलपिंग इकोनॉमी, ये इंडिया की प्रेजेंट इकोनॉमी हम इसको बोल सकते हैं। इस इकोनॉमी में क्या होता है, बैकवर्ड इकोनॉमी वाले तो सभी फीचर होते हैं, ये जो 4 फीचर है 5, ये तो सभी के सभी फीचर इसमें होते हैं, लेकिन प्लस थोड़ा सा हमें यहाँ पे राहत मिलती है। राहत क्या होती है कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। सपोज कर लो कि एक नॉर्मल बच्चों को या नॉर्मल किसी भी इंसान को लाइफ को लीड करने के लिए उसके पास मंथली 1000 रुपीज़ होने चाहिए, लेकिन उनके पास 100 रुपये हैं। अगर 100 रुपये है तो वो गरीब है, ठीक है, बैकवर्ड है। अब उनके पास 200 रुपये आ गए, मतलब कि है तो वो अभी भी गरीब, लेकिन उनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, थोड़ा शायद वो आने वाले टाइम में अमीर हो जाए, ठीक है। ऐसा इस इकोनॉमी में चेंज आता है। तो इसका फर्स्ट फीचर क्या आ गया, फर्स्ट 5 फीचर तो ऐसे आएंगे, लेकिन पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने लग जाती है। नाउ व्हाट डू मीन बाय पर कैपिटा इनकम? 10th क्लास में क्वेश्चन था फॉर 1 मार्क, पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। मान लो कि यहाँ पे हमने पार्टी करनी है और मैंने बच्चों को बोला जितने भी आपके पास पैसे हैं सभी पैसे आप यहाँ पे रख दो। पता नहीं किसने कितने कितने कॉन्ट्री किए, 10 बच्चे थे और हमारे पास 1000 रुपीज़ आ गए, तो मैं ये अंदाज़ा लगाऊंगा कि 1000 इकट्ठा हुए तो इनकम हमारी होगी 1000। पॉपुलेशन कितनी है 10 स्टूडेंट, तो 1000 बाई 10 तो 100 रुपीज़ मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे पर कैपिटा इनकम आ गई। तो पर कैपिटा इनकम का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन सोचने वाली बात ये है ऐसा क्या हो गया कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, इसका मतलब है इंक्रीज होना। क्या हुआ होगा ऐसा कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी? हुआ ये है कि इस इकोनॉमी में रहने वाले लोग, जो लोग एग्रीकल्चर करते थे, अब वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गए इंडस्ट्री में। अब उन लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ दी और इंडस्ट्री में जाना शुरू कर दिया। देखिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में से हमेशा इंडस्ट्री ज़्यादा बेटर है। इंडस्ट्री आपको ज़्यादा पैसे दे सकती है, ज़्यादा अर्निंग देती है। कैसे? मान लो कि आपके पास कुछ ज़मीन है, आप लोग उस ज़मीन पे खेती कर रहे हो और उतनी ही ज़मीन पे किसी बड़े शहर में एक बड़ा मॉल बना हुआ है, शॉपिंग मॉल बना हुआ है, तो अब तो मुझे बात बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि ज़्यादा अर्निंग किसकी होगी, मॉल की है या एग्रीकल्चर की है। दूसरी बात, जो आपकी एग्रीकल्चर है वो पूरा सीज़न आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करके देगी। जो मॉल बना हुआ वहाँ पे हज़ारों लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट लेवल मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री में डिपेंड करने वाले लोग ज़्यादा खुश रहते हैं रेदर देन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो जाते हैं इंडस्ट्री में, इसी वजह से ये लोग इनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। नाउ लास्ट नॉट लीस्ट दैट इज़ वाइब्रेंट इकोनॉमी। हर एक देश का सपना होगा कि उनकी इकोनॉमी ऐसी हो, ये सबसे अच्छी इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी में क्या होता है, इनके पास टेक्नोलॉजी बेटर आ जाती है। हमेशा से इनके पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि चाइना हो गया या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ होगी। फॉरेन में क्या है, जो भी ब्रांड है जो एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब कि जो पुराने हो जाते हैं, वो इंडिया में उनका फैशन आना शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं वैसे। तो ऐसी इकोनॉमी के पास टेक्नोलॉजी बेटर होती है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी होती है, और यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रही होती है दैट इज़ मार्केट ओरिएंटेड। नाउ व्हाट डू मीन बाय मार्केट ओरिएंटेड? अगर आप किसी विलेज में रह रहे हो, ठीक है, विलेज में अगर आपने पिज़्ज़ा खाना है, आप बोलोगे दुकानदार को जाके एक पिज़्ज़ा दे दो, वो बोलेगा पिज़्ज़ा तो नहीं है, कुलचा खा लो। मतलब कि वो जो प्रोडक्शन हो रही है वो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड हो रही है, ना कि मार्केट ओरिएंटेड। मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है वो नहीं मिल रहा, प्रोड्यूसर जो चीज़ सेल करना चाह रहा वो चीज़ सेल हो रही है। तो ऐसी इकोनॉमी में लोग रहना नहीं चाहेंगे, लोग खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही। इसलिए लोग शहर में जाते हैं कि उनको हर एक चीज़ इजीली मिल जाए। लेकिन ऐसी इकोनॉमी में क्या होता है, जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो मार्केट ओरिएंटेड हो रही होती है। और तीसरी बात, यहाँ पे लोगों के पास प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एंड बेटर टेक्नोलॉजी।
बेटर टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, लो कॉस्ट पे करती है, लोगों की डिमांड पूरी होती है, लोगों को रेट भी अच्छे मिलते हैं और उनका जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमाइजेशन हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन सी इकोनॉमी अच्छी है, कौन सी इकोनॉमी बेकार है, वैसे तो आपको पता चल गया होगा, फिर भी मैं आपको कंपैरिजन करवा देता हूँ इन चारों का। इसमें जो मैंने सबसे फर्स्ट पे लिखी है उस इकोनॉमी को मैं सबसे कम स्टार दूंगा, सिंगल स्टार दे रहा हूँ, ठीक है। ये इकोनॉमी सबसे कम अच्छी होती है। इससे थोड़ी सी बेटर इकोनॉमी होती है जो हमने सेकंड नंबर पे लिखा था, इसको मैं सेकंड स्टार दे देता हूँ, 2 स्टार दे देता हूँ इसको, आउट ऑफ 5 स्टार और 4 स्टार रेटिंग, ठीक है। ये कोरोना वायरस बन गया। फिर जो हमारे पास आ गई थर्ड पे, सेकंड से जो बेटर इकोनॉमी होती है दैट इज थर्ड इकोनॉमी, दैट इज डेवलपिंग इकोनॉमी, इसको हम 3 स्टार दे देते हैं। और जो सबसे अच्छी इकोनॉमी होती है दैट इज वाइब्रेंट इकोनॉमी, इसको हम 4 स्टार आउट ऑफ 4 स्टार देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर हुई होगी। अब ये इकोनॉमी जानने के बाद हम इस चैप्टर का जानेंगे, अगर हमने देखना कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, राइट। अब इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को ना बच्चे मैं बीच में से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, इस चैप्टर में पढ़ना तो हमने ये है कि हमारी इंडिया की हालत कैसी थी, ठीक है ना, अच्छी थी, ख़राब थी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप फेसबुक सोशल मीडिया चला रहे हो, किसी बंदे ने आपको फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी, अब आपने डिसाइड करना है कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ब्लॉक करना है। तो अब क्या करोगे, आप उसका प्रोफाइल कार्ड चेक करोगे, मेल है, फीमेल है, बर्थ कहाँ का है, एम्प्लॉय कहीं पे वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर वो आपको वहाँ से अच्छा लगेगा तो आप अपने व्यूज़ बनाओगे कि ये बंदा बहुत काम का है। अगर आपको वो अच्छा नहीं लगेगा तो आप बोलोगे बेकार बंदा, इसको ब्लॉक करो। तो ऐसे ही बच्चे हमने पहले हमारे व्यूज़ बनाने हैं। तो अपने व्यूज़ बनाने के लिए हम पहले इस चैप्टर की प्रोफाइल के बारे में देखेंगे, इंडिया की प्रोफाइल के बारे में। तो इंडिया की प्रोफाइल को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इंडिया की प्रोफाइल को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफी प्रोफाइल में हमने क्या क्या करना होता है, किसी भी कंट्री में डेथ रेट, बर्थ रेट क्या है, वहाँ के लोगों के पास लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ के लोगों की एवरेज लाइफ क्या है, वहाँ के लोगों के पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है। ये चारों चीज़ें क्या है, किसको बोलते हैं, वो हम अभी जानते हैं। सबसे पहले जो इंडिया का बर्थ रेट और डेथ रेट था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम, ठीक है। तो हमारा जो बर्थ रेट था दैट वाज 48 पर 1000। हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, मतलब कि 48 पर 1000 हमारे पास बर्थ रेट था, और डेथ रेट भी था हमारे पास 40 पर 1000। अब हाई बर्थ रेट आपकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करता जाएगा, और हाई डेथ रेट आपकी इकोनॉमी की बैकवर्डनेस को शो कर रहा है कि आपकी इतनी ज़्यादा डेथ होते जा रही है, आप डेथ को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, या तो आपके पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, या आपके देश में क्राइम ज़्यादा है, मतलब कि आप लोग बैकवर्ड हो, ठीक है ना। तो इन दोनों ने तो मिलके हमारी इकोनॉमी को बैकवर्ड ही बनाना था। चलिए आगे देखते हैं, ये बात मुझे पसंद नहीं आई, ठीक है। अब हम आगे व्यूज़ बनाते जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आपको पता होगा व्हाट डू मीन बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिन बच्चों की डेथ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जिन बच्चों की डेथ आफ्टर बर्थ और 1 ईयर से पहले हो जाती है, उन लोगों को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उन बच्चों की गिनती को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आफ्टर बर्थ इमीडिएटली या बर्थ के विद इन 1 ईयर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी ना मिल पाने की वजह से जो मर जाते हैं, उनको इस कैटेगरी में गिना जाता है, ठीक है ना। तो डेथ बिफोर 1 ईयर आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब देखिए, जितना ये ज़्यादा होगा उतने ही हमारे लिए ये इंसल्ट की बात है। बिफोर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मीन टू से, उस टाइम पे 1000 बच्चों में से 218 बच्चे ऐसे होते थे जो आफ्टर बर्थ इमीडिएटली और विद इन 1 ईयर जो मर जाते थे।
सोचो हमारे पास कितने आइंस्टाइन आए होंगे, कितने सचिन तेंदुलकर आए होंगे, कितने विराट कोहली आए होंगे, जो सभी इस कैटेगरी में आके मर भी चुके होंगे। मैथ्स में एक रामानुजन है, ठीक है ना, उसकी जो डेथ था वो 33 ईयर की एज में हो गई थी। उसको बोला गया था कि वो गरीबी में पैदा हुआ था, उसको मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं मिल पाई थी, जिस वजह से उसको काफ़ी जल्दी ही वो बेचारा उसको मरना पड़ा। अगर वो हेल्दी होता तो मे भी शायद मैथ्स के फील्ड में वो काफ़ी अच्छी रिसर्च करके जाता, ठीक है। तो मतलब कि हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आज़ादी से पहले 218 बच्चे ऐसे थे जो विद इन 1 ईयर जिनकी डेथ हो जाती थी आज़ादी के टाइम पे। लेकिन प्रेजेंटली आज ये ना बुक में डेटा चेंज भी हो सकते हैं जैसे जैसे न्यू एडिशन आते जाते हैं। आजकल सिर्फ 30 बच्चे ऐसे हैं, और ये 30 बच्चे भी वो होंगे जो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में हैं, ठीक है ना, जिनकी डेथ हो रही है। अदरवाइज हम आजकल इनको भी बचा लेते हैं। थर्ड पॉइंट है क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसमें हम देखते हैं एवरेज लाइफ। पुराने टाइम पे जो आज़ादी के टाइम पे क्या था हमारे पास, ऑन ईव ऑफ डिपेंडेंस हर एक बंदे की जो लाइफ थी वो 32 ईयर की थी, क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थे, लोग फीवर होने से मर जाते थे। आजकल हर एक बंदे की जो लाइफ है वो 69 ईयर्स की होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पुराने टाइम पे तो लोगों की उम्र ज़्यादा होती थी, एज ज़्यादा होती थी, है ना। चलिए समझिए, मान लो एक बंदा 100 साल की उम्र जी के मर रहा है, दूसरे की भी एज 100 साल है, लेकिन आगे वाले जो 3 लोग हैं वो आफ्टर बर्थ इमीडिएटली खत्म हो गए। तो ये 5 बच्चों की एवरेज लाइफ आ गई 200 डिवाइड बाई 5, तो 40 ईयर की इनकी लाइफ आ रही है। अगर कुछ लोगों का टाइम पीरियड ज़्यादा है, बाकियों का बहुत कम भी तो है, ठीक है। आजकल हर एक बंदा ऑलमोस्ट 60-65 की लाइफ लीड कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है क्या, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होगा, दोज हु कैन रीड एंड राइट। देखिए यहाँ पे हमने पार्शियलिटी की है। लिटरेसी रेट में हम ये नहीं बोलेंगे कि कितने फिलोसफर हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। इसमें हम सिर्फ उन लोगों को गिन रहे हैं जो लोग पढ़ लिख सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आज़ादी के टाइम पे टोटल 16% जो टोटल पॉपुलेशन थी वो लोग लिटरेसी रेट में आ रही थी। 16% पीपल आर लाइक दिस हु कैन रीड एंड राइट। और ये 16% में से सिर्फ 7% फीमेल, जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो क्या था, 7%। 7% लड़कियां जो गर्ल थी वो पढ़ लिख सकती थी। अब ये हमारी जो इतना कम लिटरेसी रेट है, और जो कि यूरोपियन नेशंस है बाकियों में 74, 80, 95% था ये, ठीक है। तो अभी मतलब कि ये जो हमारे पास इतना कम लिटरेसी रेट है, ये क्या शो कर रहा है, ये हमारी इकोनॉमी की बैकवर्डनेस को शो कर रहा है। और ये फीमेल का इतना कम पढ़े लिखे होना, ये जेंडर बायसनेस को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे यहाँ पे जेंडर बायसनेस भी थी। पुराने टाइम पे लोग लड़कियों को तो पढ़ने भेजते नहीं थे, वो बोलते थे इन्होंने क्या करना है, घर की काम करनी है तो घर पे बिठा के रखो, ठीक है। आफ्टर दैट लास्ट नोट लीस्ट यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। वैसे तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में ये 4 पॉइंट ही आते हैं, 5th पॉइंट ये अटैच किया हो, इसके बारे में सुन लो। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है पूरे ईयर में इससे रिलेटेड 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसकी पूरी स्टोरी समझाता हूँ। देखो, जो ब्रिटिश आए थे ना, उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छे काम भी किए हैं, सिर्फ हमें लूटा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके घर पे एक फंक्शन हो रहा है, मान लो कि कोई मैरिज है, तो आपको पता तो होगा ना कि कितने लोग आ रहे हैं। आप ऐसे तो नहीं है कि हलवाई बिठा लिया, आपने हलवाई को बिठाया, बोला 50 लोगों का खाना रेडी कर दो, आने वाले 500 लोग हैं। या आपने बोला कि 500 लोगों का खाना बनाओ जी, लेकिन आना सिर्फ 50 लोगों ने है। तो आपको आपकी पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो यही बात हुई थी, अंग्रेजों ने हमें इंडिया को 1881 में क्या बोला, उन्होंने 1881 में इंडिया को बोला कि इंडिया की पॉपुलेशन गिनो जी पहले कितनी है, उसके बाद हम कोई भी रूल रेगुलेशन बनाएंगे कि यहाँ पे कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है। लेकिन जब हमने पॉपुलेशन गिननी होती है, वो कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो काफ़ी मेहनत का और काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसीलिए हर साल हर बार जो पॉपुलेशन गिनी जाती है, ये आफ्टर 10 ईयर गिनी जाती है। तो फर्स्ट टाइम में कब गिनी गई होगी, 1881 में, आफ्टर दैट 1891 में, फिर 901, फिर 911, फिर 921, फिर
31 सॉरी, फिर अप टू 100। ठीक है, तो ऐसे एवरी 10 ईयर पॉपुलेशन आज भी गिनते जा रहे हैं। तो भाई लेटेस्ट कब गिनी आएगी? 2021 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आया था? सबसे पहले तो ये फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस, कब काउंट हुआ? 1881 में। एक तो आपने ये आंसर यहाँ पे लिखना है। अब मैं ये नंबर लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे ना, ये जो 1921 ईयर था ये काफ़ी स्पेशल ईयर था। इस ईयर को हम लोग बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब इस ईयर में क्या हुआ था? देखिए, इससे पहले जब भी पॉपुलेशन काउंट हुई होगी तो हमेशा पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशंस आती थी, पॉपुलेशन हमारी फ्लक्चुएट होती थी। कैसे फ्लक्चुएट होती थी? कभी हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर नेक्स्ट 10 ईयर में कम हो गई, फिर कभी कभार उतनी की उतनी रह रही है। ठीक है, तो मतलब कि कभी यहाँ पे बड़ी होगी, यहाँ पे मे भी कम हुई होगी, यहाँ पे सेम आई होगी, यहाँ पे फिर से कम होगी। ठीक है, कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन चलती थी। लेकिन आफ्टर 1921 हमारी पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं हुई, कभी भी कांस्टेंट नहीं आई, हर बार हमारी पॉपुलेशन बढ़ते गई है। क्लियर है ये? इसीलिए 1921 को हम लोग बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, अब अगर पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो रिजल्ट क्या निकला होगा कि फाइनली पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी कैसे बनती गई? बैकवर्ड इकोनॉमी बनती गई, स्टैग्नेंट इकोनॉमी बनती गई। ठीक है जी, तो यहाँ से आप लोग कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इस चैप्टर में हमने पूरा इंडिया की चुगलियाँ करनी है, बुराई करनी है, क्योंकि ये जो आपने प्रोफाइल कार्ड चेक किया है वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसमें कोई भी फीचर ऐसा नहीं था जिसके बारे में हम प्रेज कर सके। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको टॉपिक सेकंड से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू।